हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए नहीं क्योंकि आगे आने वाली जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स पार्ट है, यानी कि अगर मैं बात करूं रोटेशन मोशन की, जिसे हम प्योर रोटेशन के नाम से जानते हैं, या फिर रोलिंग मोशन की, या फिर मैं बात करूं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कंबाइंड, जो कि दूसरा पार्ट है रिजिड बॉडी डायनामिक्स का। अभी तक हम आरबीडी 1 पढ़ रहे हैं, एक सेपरेट क्लास होगी जिसमें हम आरबीडी 2 पढ़ेंगे, तो वहां पे इस पर्टिकुलर टर्म की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको एक लेक्चर दिया गया है, इसीलिए इसको वेटेज दिया गया है, इसीलिए इस पे एक एक्स्ट्रा क्लास दी गई है कि ये टॉपिक समझ में आ पाए, जिसकी वजह से आप आने वाले चीजों को लिंक कर पाए। ठीक है, तो इसको पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग है कि क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो यूज तो करना ही पड़ेगा टॉर्क को हमें एनी हाउ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि टॉर्क होता क्या है, ये समझना जरूरी है। सपोज करो ये कोई पेन है, इसे मैंने इस एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, क्या ये पेन घूमा? नहीं घूमा। मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, क्या ये पेन घूमा? बिल्कुल घूमा। मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, क्या ये पेन घूमा? लेकिन यहीं तक क्यों घूमा? मतलब कि क्या ये जो घूमना है इस पेन का, इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि मैं फोर्स कहां से लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं, और किस पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं फोर्स कहां से लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं, और किस पॉइंट के अबाउट लगा रहा हूं। ये पेन घूम रहा है उस पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट से मैंने इसे पकड़ा हुआ है। यहां से मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसी पॉइंट के अबाउट ये पेन घूमा। इस पॉइंट के अबाउट क्यों नहीं घूम गया? मतलब ये पेन ऐसे क्यों नहीं घूम गया, मेरा हाथ क्यों नहीं घूम गया पेन के साथ में? जिस पॉइंट से पकड़ा हुआ है उसके अबाउट तो घूम रहा है। पहली बात, फोर्स जब लग रहा है कैसे, परपेंडिकुलरली, तब घूम रहा है। ऐसे लगने पे भी घूम रहा है, यानी कि ऐसे अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे फोर्स का। ऐसे लगा रहा हूं फोर्स तो ये पेन नहीं घूमेगा कभी भी। इस तरह से फोर्स अगर लग गया तो ये पेन क्या करेगा? नहीं घूमेगा। इसका मतलब टॉर्क जो होता है उसे हम घूमना ही बोलते हैं। किन्हीं भी बॉडीज का घूमना जो होता है वो टॉर्क से रिलेटेड होता है, बेसिक और आसान भाषा में अगर आप समझोगे तो। टॉर्क को हमने क्या बोला कि अगर कोई मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, लेट से ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, कहीं से भी लगाऊं, ऐसे लगाऊंगा, अगर एफ लगाया, ठीक है, यहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ था तो मैं इसको यहां से हिंज मान रहा हूं, मतलब कि यहां पे फिक्स है, ठीक है। अगर यहां पे फिक्स है तो ऐसे फोर्स लगाया तो क्या रिजल्ट मिला भाई? ये रॉड नहीं घूमी, नहीं घूमी तो मतलब टाउ 0, ये रिजल्ट मिला। अब अगर मैंने यहां से फोर्स लगाया एफ, ठीक है, किसी एंगल लेट से थीटा पे, तो उसके दो कंपोनेंट आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब ये वाला कंपोनेंट तो कभी घुमाएगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली घुमाया किसने? इस वाले कंपोनेंट ने ना। इसको हम बोल देते हैं एफ कॉस थीटा, जिसका टॉर्क हुआ 0 अगेन, और इसको हम बोल देते हैं एफ साइन थीटा, जिसने इसको घुमाया। अब टॉर्क होता क्या है? जैसे देखो, टॉर्क को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो टॉर्क क्या प्रोपोर्शनल है एफ साइन थीटा के। एफ साइन थीटा जितना बड़ा होगा, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, क्या ये उतना ही ज्यादा और तेजी से घूमेगा? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या टॉर्क इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो दूरी है पॉइंट के साथ में वो भी ज्यादा होगी तो ज्यादा टॉर्क लगेगा? मतलब कि आप खुद सोच के देखो, एक अगर ये पेन थोड़ा बड़ा होता और मैं यहां पे फोर्स लगाता 20 न्यूटन, तो ये पेन ऐसे घूमता पूरा, लेकिन यहां पे लगा रहा हूं तो ज्यादा जोर लग रहा है इसको घुमाने में। फील किए ये चीज कि जो दरवाजे भी होते हैं उनमें जो हैंडल होता है दरवाजे का, ठीक है, वो कहाँ लगा होता है? बिल्कुल कोने पे लगा होता है। कोने पे क्यों लगा होता है? क्योंकि जहां से दरवाजा बंद होता है, मतलब बंद एज इन जहां पे दरवाजा चिपका होता है वॉल या गेट पे, वहां पे हिंज होते हैं दरवाजे पे, वो हिंज होता है दरवाजा, और हिंज के अबाउट मैक्सिमम दूरी पे हम लोग हैंडल लगाते हैं ताकि टॉर्क ज्यादा लग पाए और आसानी से हम लोग दरवाजे को बंद कर पाए। इसका रीजन ये होता है, ठीक है। तो वही यहां पे है कि जितनी ज्यादा आप दूरी रखोगे किसी पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, वो टॉर्क उतना ही ज्यादा आएगा। तो क्या टॉर्क इन दोनों चीजों पे डिपेंड किया? इसका मतलब ये तो कंबाइंड रिलेशन बन गया कि टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अगर ये आर एफ साइन थीटा है तो क्या मैं इसको टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ लिख सकता हूं? क्योंकि साइन थीटा तो भाई तभी आता है जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा। ऐसे रिलेशन बना सकते हैं हम, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो यही है टॉर्क की डेफिनेशन कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ो जिसके अबाउट आपको टॉर्क लगाना है, टॉर्क निकालना है किसी भी बॉडी के लिए, और लिखना क्या है आपको लिखना है फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का उस पॉइंट से सीधी दूरी जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है ये बात? क्या बोला मैंने कि फोर्स का तो लेना है परपेंडिकुलर। देखो फोर्स तो लगाते हैं यहां से F, लेकिन हमने कैलकुलेट किया, काउंट किया है F sin थीटा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है तो इसको घुमाएगा ही नहीं, तो घुमाया किसने? सिर्फ और सिर्फ इसने। तो ये वाला कंपोनेंट फोर्स का, उसके अलावा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो कि ये है फोर्स का, और उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की सीधी दूरी जिस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया टाउ। टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब ये डिपेंड करेगा कि मैं किस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो टॉर्क हो सकता है कुछ और आए, इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो हो सकता है कुछ और आए, इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो हो सकता है कुछ और आए। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि क्या होता है जब कुछ एग्जाम्पल्स या एक्सपेरिमेंट्स को हम यहां पे कंसीडर करें। अब सोच के देखो, अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो उस पे फोर्स भी नेट 0 होगा। क्या ये बात हमेशा सत्य है? पहले मुझे ये बताओ कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क नेट 0 है तो उस पे फोर्स भी 0 होगा। क्या ये बात सही है? सोच के देखो, टॉर्क ना हो तो इसका मतलब फोर्स ही नहीं है। ऐसी बात सही है क्या? ऐसी बात गलत है। हमने फोर्स लगा दिया ऐसे, ठीक है, अभी यहां पे फोर्स तो है लेकिन ये रॉड को घुमा नहीं पाएगा, तो इसका मतलब टॉर्क 0 है लेकिन फोर्स तो लग रहा है F, ठीक है। तो ये बात हमेशा सत्य नहीं है, तो हम लिखेंगे कि दिस इज फॉल्स। ये चीजें आपसे जेईई एडवांस में या मेंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन बना के पूछी जा सकती है। अभी तक ये लगता है इस सीन को देख के बच्चों को ये लगता है कि टॉर्क जब नहीं है, टॉर्क आएगा किसके कारण? फोर्स के कारण। फोर्स नहीं है तो टॉर्क कैसे आ जाएगा? नेट फोर्स, वो भी फोर्स भी कौन सा? नेट फोर्स। नेट फोर्स 0 होगा, सॉरी, टॉर्क 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। नेट फोर्स 0 कहां है? F है नेट फोर्स। टॉर्क तो 0 है लेकिन नेट फोर्स 0 है, ऐसा पॉसिबल थोड़े ना। तो ये बात हमेशा सत्य नहीं है कि अगर किसी बॉडी का टॉर्क 0 है मतलब कोई बॉडी घूम नहीं रही है तो उस पर नेट फोर्स 0 हो, ये बात जरूरी नहीं है। हमें देखना है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, कहां पे फोर्स लगाना है, कौन सा कंपोनेंट लगाना है, हमें पता है। ये सारी चीजें हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस की हैं। तो हम देख सकते हैं कि टॉर्क अगर 0 है, बॉडी घूम नहीं रही है, लेकिन नेट फोर्स तो है, तो नेट फोर्स भी 0 हो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? अब दूसरी स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि नेट फोर्स अगर 0 है तो टाउ नेट 0 होगा। इस बात पे भी चर्चा करते हैं। ऊपर वाली का जस्ट एकदम ऑपोजिट स्टेटमेंट है। ऊपर वाली तो गलत है, ये तो हमें पता है, लेकिन नीचे वाली का देखते हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं और कुछ नहीं है ना। नीचे वाले एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 तो टाउ नेट भी 0 होगा। कि नेट फोर्स अगर 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा। क्या ये बात भी सही है? तो देखते हैं इसके लिए भी। अगर मैं इस रॉड पे, ये जो रॉड नजर आ रही है, यहां पे एफ फोर्स लगा दूं और यहां पे एफ फोर्स लगा दूं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है। ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, ये दूरी है L और ये दूरी भी इसकी L। क्लियर? तो अब देखो इस रॉड पे नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स मतलब कि टोटल लगने वाला फोर्स। तो F फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और F फोर्स लग रहा है रोड पे इधर की तरफ। तो नेट फोर्स तो रोड पे 0 है, लेकिन क्या ये रॉड घूमेगी? नहीं, बिल्कुल घूमेगी। अगर इस पॉइंट के बारे में बात करो तो इस पॉइंट के अबाउट तो ये रॉड ऐसे घूम जाएगी। तो इसी तरह के जो फोर्सेस होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले और रॉड को अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाने वाले, उन्हें हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल, है ना। तो ये हो गए कपल। ये वाले फोर्स मिलके क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एल लेंथ हो गई, ठीक है, कि अपनी स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि नेट फोर्स अगर 0 है तो टॉर्क नेट भी 0 होगा। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी गलत निकली, क्योंकि हमने एग्जांपल करके देखा है कि कपल जो होता है वो इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है। नेट फोर्स तो 0 है बॉडी पे, लेकिन घूम रही है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कपल है ना भाई। इसलिए अगर इस पेन को मैं यहां से पकड़ लूं, सोचो, और मैं ऊपर से और नीचे से इस तरह ऊपर से इधर घुमाने की कोशिश करूं, नीचे से इधर घुमाने की कोशिश करूं, तो ये घूमती रहेगी आराम से सेंटर के अबाउट ऐसे 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 घूमती रहेगी। तो वही सेम चीज यहां पे हो रही है, ठीक है,
क्लियर हुई इतनी बात कि हमने देखा पढ़ा क्या कि टॉर्क होता क्या है, निकालते कैसे हैं, कैसे काम करता है, और कुछ बेसिक स्टेटमेंट की क्लियरेंस के दिमाग में क्लैरिटी आए कि टॉर्क है क्या चीज। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा तक जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स और फिर इनका असली यूज हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स 2 में, जहां पे हम अल्फा के साथ डील करेंगे। अभी मैं उन चीजों को नहीं लेके आ रहा हूं, नो डाउट मैं थोड़ा अलग तरीके से कवर कर रहा हूं इस चैप्टर को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन टॉर्क, देन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद डायरेक्ट जंप करूंगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, वहां पर रोटेशन वगैरह के सवाल लूंगा और इन इक्वेशंस को डायरेक्ट यूज करूंगा वहां पे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होता है। तो देखो हमने पहले देखा कि अगर मैं बात करूं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के लिए, ऐसे एक ब्लॉक था, ठीक है, एक सरफेस पे रखा हुआ था, यहां से फोर्स लग रहा था F, ठीक है, कैपिटल F, और बोला था कि ये ब्लॉक है जो इक्विलिब्रियम में है। तो क्या कंडीशन लिखते थे हम कि भाई अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जो है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होना चाहिए इस पे। तो हम लिखते थे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है n, और अगर यहाँ F लग रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन होगा, तो ऐसे बोल देते कैपिटल F बराबर होगा फ्रिक्शन के और n बराबर होगा mg के। तो ये हो गई कहानी इसकी समाप्त। इतना हो जाएगा तो मतलब ये ब्लॉक नहीं मूव करेगा, सारे फोर्सेस 0 कर दिए। तो ये तो कहानी थी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की। अगर मैं बात करूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, तो जैसे ट्रांसलेटरी में होता है फोर्स, ऐसे रोटेशन में होता है अपने पास टॉर्क। जैसे ट्रांसलेटरी में होता है मास, ऐसे रोटेशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये सारी चीजें तो हमें पता है, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, सेम चीज होती है। तो अगर यहां पे ट्रांसलेशन मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, तो मैं फोर्सेस को 0 करता हूं। लेकिन अगर रोटेशन की मैं बात करूं तो दो कंडीशन लगती हैं कि ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब नेट फोर्स 0 हो बॉडी के ऊपर, उसके साथ साथ नेट टॉर्क भी 0 हो बॉडी पे। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को, ये करेगी रोटेशनल को, और ये दोनों मिलकर करेंगी किसी भी बॉडी की, कोई भी रिजिड बॉडी हो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई। तो हमें हर बार क्या करना है, सबसे पहले तो फोर्स 0 लिखने हैं, उसके बाद टॉर्क 0 लिखना है। अगर ये दोनों काम कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई बॉडी अपनी क्या हो गई है, एकदम इक्विलिब्रियम में है। तो करते हैं, सवाल लिया हुआ है अपन ने, ये पॉइंट जहां पे क्रॉस लगाया हुआ है, ये पॉइंट है वो पॉइंट जिसके अबाउट मुझे इसको घुमाना है। यहीं पे लगा रखा 10 न्यूटन का फोर्स, यहां पे लग रहा 20 न्यूटन का फोर्स, वो भी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे। अब मुझे ये बोला जाए कि फाइंड, क्या फाइंड करना है, लिख देता हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड, mg नहीं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड, उसके साथ चलो और भी चीजें फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि कहां पे लगेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फाइंड करो, चलो और भी फाइंड कर लेते हैं, एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। ये सवाल करो आप कि मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको फाइंड करनी है कि ये रॉड घूमे नहीं, मैं कहां पे फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि ये रॉड घूमे नहीं और चले भी नहीं, मतलब ये ऊपर भी ना जाए, नीचे भी ना जाए और ऐसे भी ना घूमे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट करेंगे कि भाई मैंने यहां से x दूरी पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब फोर्स कहां पे लगाऊं, सबसे पहले तो मेरे सामने यही चैलेंज है। तो फोर्स देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि इस पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ताकि मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको ट्रांसलेटरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम तो दे दूं, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। तो यहां लग रहा है 20 न्यूटन, तो यहां क्या लगेगा भाई, यहां पे ये लग जाएगा 20 cos 37, ठीक है, और यहां क्या लगेगा, यहां लग जाएगा 20 sin 37। अब देखो cos 37 क्या होता है, 4/5, 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो ये आ गया अपने पास में 16 न्यूटन, ठीक है। इसी के कंपोनेंट कर रहा हूं बस, और ये क्या आ जाएगा अपने पास में 20
साइन 37 होता है 3/5, तो 5 से 20 कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, और फिर आ जाएगा 4 3 जा 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन। तो इस 20 के दो टुकड़े हो गए 60 न्यूटन और 12 न्यूटन, राइट। अब यार ये वाला जो फोर्स है ऐसे इधर जो लग रहा है 16 न्यूटन, यहां से फिक्स जो हिंज है ये इसको फोर्स, मतलब इधर से फोर्स लग रहा है, हिंज है इसको सेटिस्फाई कर दे, क्योंकि यहां पे फिक्स है तो इधर की तरफ तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब हिंज इसको नॉर्मल दे देगी, जिसकी वजह से 16 न्यूटन खत्म। रोटेशन तो ये वैसे ही नहीं पैदा कर सकता, इसको ऐसे थोड़ी ना घुमा देगा, ऐसे ऐसा फोर्स लगा के थोड़ी ना मैं मार्कर को घुमा रहा था, ऐसे घुमा रहा था। तो रोटेशन वाले हैं 10 और 12 न्यूटन, मतलब 10 और 12 न्यूटन वो फोर्स हैं जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो मतलब इसका मतलब साफ है कि अगर मैं कहीं पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये दोनों फोर्स ऊपर लग रहे हैं, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। कौन सा फोर्स? वो लगना चाहिए 22 न्यूटन का, और यहां की तरफ लगना चाहिए 16 न्यूटन का, ठीक है। अभी के लिए मैं हिंज के नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, वो आगे करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं इक्विलिब्रियम समझा रहा हूं। तो मैं मान रहा हूं कि मैंने एक ऐसा फोर्स लगाया जो 22 न्यूटन तो नीचे की तरफ है और 16 न्यूटन इधर की तरफ है। क्लियर है बात? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? F बराबर हो गया √22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि मैंने कैसे लगाया, 16 न्यूटन ऐसे लगाया, 22 न्यूटन ऐसे लगाया, ये 22 न्यूटन ऊपर लग रहा है, ये 22 न्यूटन नीचे, तो इसका मतलब बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी, ना ऊपर ना नीचे। ये 16 न्यूटन जो इधर से लग रहा था उसको 16 न्यूटन इधर ने कैंसल आउट कर दिया, तो अगेन फोर्स बैलेंस। तो बॉडी हो गई अपनी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। फोर्स बैलेंस होती, फोर्स जीरो होती, होगी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं इसके रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। ये तो अपन ने सेटिस्फाई कर दी। अब अपने को बस टॉर्क देखना है, बराबर हो जाए टोटल, या फिर नेट टॉर्क जीरो हो जाए, या फिर लेफ्ट साइड में घुमाने वाले सारे फोर्सेस का टॉर्क बराबर हो जाए राइट साइड में घुमाने वाले सारे फोर्सेस के टॉर्क के, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो देखो इसको जो फोर्स घुमा सकते हैं, मैंने एक्चुअल में भी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब मुझे फाइंड करना है इसका, और डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, नीचे और इधर लगेगी। अब मुझे फाइंड करनी है डिस्टेंस के कहां पे लगना है, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं ले लेता हूं इसका टोटल टॉर्क। तो टॉर्क जैसे मैं निकालूंगा तो ये 16 न्यूटन इस रॉड को इधर फोर्स लगा के क्या घुमा पाएगा? कभी नहीं। क्या ये 16 न्यूटन घुमा पाएगा? कभी नहीं। मैं फोर्स निकाल रहा हूं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, टॉर्क लिख रहा हूं इसके अबाउट, ठीक है। तो टाउ ए जो होगा, टॉर्क अबाउट ए, वो क्या होगा? ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, ये वाला फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड तो है 10 न्यूटन, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं, डिस्टेंस है 0, तो इसका तो टॉर्क 0 हो गया, ठीक है। अब ये टॉर्क है 22 न्यूटन का। ये भाई साहब क्या कर रहा है, ये 22 न्यूटन घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको ऐसे, कैसे? क्लॉकवाइज। ये 22 न्यूटन फोर्स लगाओ ना, इसको पकड़ो ऐसे, यहां से लगाओ तो कैसे घूमेगी रॉड? ऐसे घूमेगी, तो मतलब क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो 22 इंटू एक्स आ गया, ठीक है, इसका टॉर्क। अब एक और लग रहा है 12 न्यूटन का, ये इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है ऐसे, मतलब कि उस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। इसके लिए आप फ्री हो, आप चाहो तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लो, आप चाहो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सवाल को पड़ता है, आंसर जो आना है वो सेम आएगा, साइन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे अगर आपने लॉजिक सही लगाए तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूं। 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 12, ठीक है, फोर्स इनटू, एक्चुअल में फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, सीधी दूरी कितनी है? इस पूरी रॉड की लेंथ के बराबर, तो L मान लेते हैं, तो 12L लिख दिया। अब ये जो टॉर्क है इस पॉइंट के अबाउट, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू बराबर 0 कर देते हैं। तो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 12L/22, तो यहां से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/11L आ जाएगी अपने पास, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये बात इस क्लियर होने का मतलब है कि अगर मैं यहां से 6/11L दूरी पे 22 न्यूटन नीचे और 16 न्यूटन इधर फोर्स लगा दूं इस रॉड पे, जिस पे 37 डिग्री पे 20 न्यूटन लग रहा था और 10 न्यूटन हिंज के पास फोर्स लग रहा था, तो होगा क्या? ना तो ये चलेगी ना ये घूमेगी, मतलब कि दोनों चीजें सेटिस्फाइड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
तो आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम या रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए हर सवाल में क्या करना है, सबसे पहले सारे फोर्स फाइंड कर लो, जो फोर्स उसको चला सकते हैं, घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, सब चीजें एकदम फाइंड कर लो। उसके बाद उस पर नेट फोर्स देखो जीरो करके, कि नेट फोर्स मैंने कैसे जीरो किया, भाई ये ऊपर लग रहा था 22 तो मैंने नीचे लगा दिया 22, बॉडी बैलेंस। इधर लग रहा 16 मैंने इधर लगा दिया 16, खेल खत्म, बस सिंपल। उसके बाद क्या करना है, टॉर्क लिखो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। बॉडी का अगर जीरो है क्या टॉर्क, तो इसका मतलब घूमेगी नहीं, तो टॉर्क जीरो कर दिया मैंने लिख के, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको समझानी थी, जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दी हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। ये तो टॉर्क के बेस पे सारी बातें थी। लैडर प्रॉब्लम्स और आपके आती हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। लैडर प्रॉब्लम में क्या होता है, देखो मान के चलो इस तरह की कोई रफ सरफेस है और एक वॉल है जो कि प्लेन है, और यहाँ पे इस तरह से एक लैडर रखी हुई है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा N1 मान लेता हूँ, नॉर्मल 1, और ये लैडर क्योंकि फिसलना चाह रही है तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा जिसे मैं फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, और यहाँ पे एक फोर्स नॉर्मल और लग रहा होगा जिसे मैं बोल रहा हूँ N2, ठीक है। तो मुझे इसका बस बैलेंस करना सारी चीजों का, कि लैडर फिसले नहीं, नीचे ना गिरे। ये क्या हो गया, mg, m क्या है, मास ऑफ द रॉड या मास ऑफ द लैडर, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना अंकल जी, वो वाला जी। तो ये लेंथ जो है इसकी l होगी, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, L/2 बीच में, क्लियर बात है। तो अब भाई साहब अपने को इस पे क्या लिखना है, अपने को इस पे लिख देना है कि अगर ये जो लैडर है घूम नहीं रही है, फिसल नहीं रही है, गिर नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, मस्त खड़ी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फिजिक्स लग रही है कि ये इस लैडर के साथ में कुछ ना कुछ तो खेल हो रहे हैं, तभी ये ऐसे स्टेबल है। तो करेंगे क्या, वही सेम चीज कि भाई लिख देता हूं यहाँ पे कि N2 बराबर हो गया अपने F के, ठीक है। N2 बराबर F, क्यों, सारे फोर्सेस बराबर कर दो लैडर पे, सबसे पहले फोर्सेस उसके बाद टॉर्क। ये N2 लगा इधर और ये फोर्स F फ्रिक्शन लगा इधर, तो मतलब राइट साइड में जो फोर्स लगा है वो लेफ्ट साइड के बराबर है, तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स इसके बैलेंस हो गए। अब वाई डायरेक्शन के करते हैं, वाई डायरेक्शन के कैसे करेंगे, N1 लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, तो N1 बराबर हो जाएगा अपने पास में mg के, ठीक है। क्लियर सी बात है, N1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं। अब अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो, इसके अबाउट देखो, और टॉर्क को आप जीरो कर दो, वहीं से आपका खेल खत्म है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं किसी भी, लेट्स से मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखता हूं, बट क्यों देखना है, मैं इसके अबाउट देखूंगा ना, ताकि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, नॉर्मल के जो N1 है इसका टॉर्क जीरो हो जाए। सबसे अच्छी खास बात यह है टॉर्क की, कि जब भी आप टॉर्क फाइंड करो तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जिस पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, है ना, और क्यों उसी के अबाउट टॉर्क फाइंड करो, क्योंकि इनका खुद का टॉर्क जीरो, तो ज्यादा फोर्सेस खत्म हो जाएंगे और कम चीजें आपके पास डायग्राम में रह जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूंगा, तो इसके मैं दो टुकड़े कर लेता हूं नॉर्मल के, ये हो जाएगा मेरे पास, अगर ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा N2 cos थीटा, और ये हो जाएगा N2 sin थीटा, इस तरह का मान लेता हूं, ठीक है। तो अब जो फोर्सेस लग रहे हैं, घुमा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, वो एक तो फोर्स लगा रहा है ये mg घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन ये mg क्या है, mg परपेंडिकुलर नहीं है इसके, ठीक है। ये जो दूरी है यहां से देखो इस तरह की, ये वाला जो पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर नहीं है mg होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है। अगर mg इस तरह से होता तो इस पॉइंट के क्या होता, बिल्कुल एकदम सीधी दूरी में ये वाली लिख देता और mg लिख देता, क्योंकि मुझे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और दोनों के बीच की दूरी लिखनी होती है। तो वही अगेन थीटा थीटा में करके mg का कंपोनेंट लिख के लिख दूंगा, और ऐसे ही N2 sin थीटा का लिख दूंगा, ये वाला कंपोनेंट इसका N2 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट mg का आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो क्यों हो जाएंगे भाई साहब, ये सीधी दूरी जो होगी वो जीरो हो जाएगी। टॉर्क क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की, जिस पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं उससे सीधी दूरी, तो वो तो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है और दूरी भी इधर की डायरेक्शन में, r क्रॉस f क्या हो जाएगा, जीरो। अगर फोर्स और जो r वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होगी तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसका मतलब टॉर्क जीरो, तो इन वाले फोर्सेस का तो टॉर्क कुछ आएगा नहीं। ये लैडर प्रॉब्लम्स है, एससी वर्मा आपको इसके सवाल बहुत सारे मिल जाएंगे, एक आदमी दो ऐसे करके लैडर पे ऊपर बैठा हुआ है, बीच में टेंशन इधर इधर से है, आराम से सॉल्व करते रहना, राइट। मुझे यहाँ पे जो मेन चीज बतानी थी वो थी टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप।
इस रिलेशन के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें एक और लेक्चर पढ़ना है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, इस इक्वेशन का यूज। ये इक्वेशन कहां से आई, देखो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एम में, ठीक है। ये क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है मास, ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है फोर्स, ये क्या है टॉर्क। यानी कि लीनियर का ही ट्रांसलेटरी क्या हो गया है, एनालॉगस हो गया है सब कुछ। क्लियर बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है ये बात तो कि भाई मतलब ऐसे ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अगर मैं कोई भी एक बॉडी ले लूं, लेट से कोई भी एक रैंडम बॉडी ले लूं, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देख रहा हूं, ठीक है, ऐसे इसका एक्सेलरेशन हो रहा है 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। अगर ये बॉडी मूव कर रही है इधर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया ना, क्लियर सी बात है। इसका मास है m1, ठीक है, तो फोर्स कितना लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा m1 इंटू ए टेंजेंशियल, m1 इंटू ए टेंजेंशियल। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा होता है। अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना चाहूं तो टॉर्क क्या लिखूंगा, देखो टॉर्क में लिखूंगा कि भाई फोर्स जो कि है m1 80 इंटू r1, अगर ये दूरी r1 है तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, बॉडी ऐसे घूम रही है तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ये पार्टिकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 से एक्सेलरेट हो रहा है तो m1 सर्कुलर में बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है r अल्फा, तो r की जगह रखूंगा r1 और लिखूंगा अल्फा इंटू r1, ठीक है। मान लेता हूं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। अब देखो ये क्या बन गया, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। mr स्क्वायर क्या होता है i, मतलब इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के, इस वाली एक्सिस के अबाउट या इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट का या इस मास का या पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके एंगुलर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मैं क्या निकाल रहा हूं, टॉर्क निकाल रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मुझे जिसके अबाउट, मतलब कि अगर ये IC का मतलब क्या है, मैं देखता हूं वो वाला नहीं, IC का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं तो टॉर्क भी मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखना पड़ेगा। क्लियर बात है। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूं तो टॉर्क भी मुझे उसी एक्सिस के अबाउट लिखना पड़ेगा। अब इस यूनिवर्स में कोई भी एक पॉइंट मान लेना जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सबसे आसान लगता है या फिर जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना आसान लगता है, लेकिन दोनों को रखना एक ही एक्सिस के अबाउट है। यहां पे सी का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास, यानी कि आई जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट है और टाउ जो है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा, जहां पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टाउ है टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, उससे पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बस बेसिक कवरेज चल रहा है आरबीडी का। सवाल जो आते हैं इस पे बेस्ड या इससे रिलेटेड वो हमें मिलते हैं देखने को आरबीडी 2 में, जहां हम रोलिंग मोशन पढ़ते हैं, प्योर रोटेशन पढ़ते हैं या फिर हम पढ़ते हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों को कंबाइन। तो वहां पे हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का यूज करेंगे और सारी चीजों को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको ये वीडियो, और जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और आवाज़ मेरी आज कुछ ठीक नहीं है तो कमेंट में ये ना लिखे सर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है।